नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल भारत अब तक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। हम आज एक बात कर रहे हैं जो आपको बताएंगे भारत की ताकत के बारे में कि भारत की ताकत पिछले 10-15 सालों में कितनी बढ़ गई है, वो डिस्कस आपसे करेंगे। अभी पिछले महीने में 26 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से बात की और चूंकि उससे पहले वो यूक्रेन यात्रा करके आए थे, यूक्रेन यात्रा में जो उनका डिस्कशन हुआ उसके बारे में ब्रीफ करना था और कई जो इंटरनेशनल मुद्दे थे उन पे बात उनको करनी थी। बाइडेन से बात हुई। बाइडेन जब बात होती है किसी भी राष्ट्र अध्यक्ष से तो ब्रीफ किया जाता है दोनों देशों के द्वारा कि उनके बीच में क्या बात हुई। भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने क्या बात की और अमेरिका के राष्ट्रपति ने क्या बात की। तो अमेरिका के जो प्रेस रिलीज करते हैं, वहां के जो ऑफिसर जो हैं वो रिलीज करते हैं और यहाँ के भारत के जो ऑफिसर हैं वो भी रिलीज करते हैं। आपको मैं बताएंगे कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति कार्यालय के जो अफसर हैं उन्होंने ब्रीफ किया कि हमारी वैश्विक स्तर पर जो बात हुई वो प्रधानमंत्री मोदी से हुई। बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा हुई, यूक्रेन पर चर्चा हुई, लेकिन उन्होंने बांग्लादेश पर बिल्कुल भी उन्होंने जिक्र नहीं किया कि बांग्लादेश पे भी प्रधानमंत्री मोदी से कोई बात हुई है। लेकिन भारत के जो अफसर हैं उन्होंने जो रिलीज की प्रेस रिलीज जो किया, उन्होंने उस पर कहा कि हमने यूक्रेन के मुद्दे पर भी बात की और देश और दुनिया में जो हालात हैं उन पर चर्चा की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश में जो घटनाक्रम है उस पर भी उन्होंने बात की जो बाइडेन से और उनको बताया कि भारत के जो रुख है वो भी अपना रखा कि हमारा रुख क्या है यूक्रेन और रशिया की जंग पे और बांग्लादेश में जो हालात है उन पर भी हमारी नजर है। और विशेष रूप से उन्होंने फोकस किया कि वहां माइनॉरिटी के साथ जो अल्पसंख्यकों के साथ जो हो रहा है, विशेषकर हिंदुओं के साथ जो शोषण जो हो रहा है उनके विरुद्ध जो अभियान चलाया जा रहा है, उनसे जबरदस्ती करके उनके इस्तीफे लिए जा रहे हैं, नौकरी से निकाला जा रहा है, उस बारे में चर्चा की। मुद्दा मेरा ये नहीं है दोस्तों, मेरा मुद्दा ये है कि अमेरिका ने ये जिक्र क्यों नहीं किया। जब बात अगर हुई है तो अमेरिका ने अपने प्रेस रिलीज में अपने जो अफसर हैं उन्होंने जो मीडिया को जो बात बताई उसमें सारी इधर उधर की बातें थी, लेकिन उन्होंने बांग्लादेश के बारे में एक भी बात नहीं की। जबकि भारत ने अपने बयान में यह बात कही कि भारत के प्रधानमंत्री ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से प्रधानमंत्री मोदी ने इन मुद्दों पे बात की, जिसमें से बांग्लादेश का मुद्दा भी है, जो वहां के हालात हैं, वहां के माइनॉरिटी के हालात हैं, विशेष रूप से हिंदुओं के जो हालात हैं, उनके साथ जो शोषण हो रहा है, उनके साथ जो गलत व्यवहार हो रहा है, उनके साथ व्यवहार हो रहा है, उसके बारे में बात की। लेकिन अमेरिका ने वो अपनी प्रेस रिलीज में ये बात नहीं की। अब इसमें मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेके जाऊंगा। आपको बात करनी पड़ेगी 1971 की, जब बांग्लादेश अपनी आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहा था और वहां के जो नेता थे, बड़े नेता, जिसको आज बांग्लादेश में, हालांकि आज का तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ समय तक शेख मुजीबुर रहमान जो नेशन ऑफ फादर के नाम से जाने जाते हैं, बंगबंधु के नाम से जाने जाते हैं, वो बांग्लादेश की लड़ाई के लिए बांग्लादेश की लड़ाई लड़ रहे थे और बांग्लादेश को आजाद कराने की लड़ाई लड़ रहे थे। उस समय की बात कर रहे हैं। उस समय अमेरिका जो था वो पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ था, लेकिन हिंदुस्तान जो है, भारत जो है, वो बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई के साथ बांग्लादेश के साथ खड़ा था। वो वहां पर मिलिट्री शासन था पाकिस्तान में, भारत में लोकतांत्रिक सरकार थी और उन्होंने एक लोकतांत्रिक देश की स्थापना के लिए अपना योगदान दिया। अमेरिका ने उस समय अपना 7 फ्लीट जिसको बोलते हैं, 7वां बेड़ा भेजा था और उस समय अगर रसिया हमारी मदद ना करता तो शायद आज बांग्लादेश के निर्माण में बहुत सारी कठिनाइयां बढ़ सकती थी, शायद ना हो पाता और भारत की उस लड़ाई में, उस युद्ध में शायद हार हो जाती। रसिया ने, दोस्तों, इंदिरा गांधी ने बात की रसिया की सरकार से और वहां उन्होंने 40वां बेड़ा तुरंत रूप से बंगाल की खाड़ी में लाके खड़ा कर दिया। ये आपको मानना पड़ेगा कि अमेरिका जो है वो हमेशा भारत के आसपास अशांति की स्थिति रखना चाहता है। ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। पाकिस्तान को पहले उन्होंने सपोर्ट किया, भारत के खिलाफ हथियार की तरह यूज किया। अब वो चाह रहा है कि बांग्लादेश भी इधर भारत को शांत कर दे। यानी कि जो लोग ये सोचते हैं कि मोदी जाकर के जो बाइडेन से जप्पियां पा रहा है, गले मिल रहा है, मैं आपको बता दूं अमेरिका ना विश्वास करने लायक पहले था ना आज है।
वो सिर्फ अपना फायदा देखता है, वो दुनिया को लड़ाता है, चाहे वो आपका यूक्रेन और रशिया का युद्ध हो, चाहे ईरान का युद्ध हो, इराक का हो, चाहे शीत युद्ध हो। शीत युद्ध में एक गोली नहीं चली, लेकिन कितने दिनों तक उसने पूरी दुनिया को, पूरे यूरोप को बंदर बना करके नचाता रहा, डमरू बजा बजा के नचाता रहा। शेख हसीना जो पूर्व प्रधानमंत्री है बांग्लादेश की, उन्होंने कहा कि अमेरिका हमसे सेंट मार्टिन एक द्वीप है बंगाल की खाड़ी के पास, वो द्वीप हमसे चाहता था सैनिक अड्डा बनाने के लिए। दोस्तों, वो बंगाल की खाड़ी में क्यों आ रहा था? वहां से वो सारे लोगों पर, मलेशिया हो, चाइना हो, आपका बांग्लादेश हो, भारत हो, तमाम देशों पर वो निगाहें रखना चाह रहा था। वो वहां अपना सैनिक अड्डा बना करके भारत पे भी खुफिया नजर रखना चाह रहा था, और भारत इसके प्रति असुरक्षा की भावना रखता था कि यहां अड्डा बनेगा तो कहीं ना कहीं अमेरिका हमारे सैनिक जो मूवमेंट है उन पे भी निगाहें रखेगा। इसलिए भारत सरकार ने बांग्लादेश सरकार से संपर्क में थी, और कहीं ना कहीं शेख हसीना ने भारत के हितों को ध्यान में रखते हुए अमेरिका को सेंट मार्टिन द्वीप देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर मैं सेंट मार्टिन द्वीप अमेरिका को दे देती तो शायद बांग्लादेश में यह हालत नहीं होती, शायद मेरी सरकार के खिलाफ तख्तापलट नहीं होता। आज जो वहां पर जो कार्यकारी प्रधानमंत्री कहूं मैं बना रखा है, वो कौन है? वो अमेरिका का पिट्ठू है, अमेरिका का चमचा, अमेरिका का दलाल। और अमेरिका ने स्पेशली अमेरिका में ही रह रहा था वो, मैं आपको बता दूं, अमेरिका में ही रह रहा था, वहां से उसको बुलाया गया है प्लान तरीके से। तो अमेरिका की नीयत जो है वो ये थी कि मैं यहां एक द्वीप बनाऊं, और बंगाल की खाड़ी से आने वाले, आपको पता है रसिया हो या कोई भी देश हो, जिनकी भी मालवाहक जो जहाज आते हैं वो इसी साइड से आते हैं बंगाल की खाड़ी, और नीचे से निकल करके श्रीलंका से इधर घूम करके यूरोप में जाते हैं। ऊपर से तो जा नहीं सकते, ऊपर तो बर्फ होती है। तो परिवहन का साधन यही था, बंगाल की खाड़ी, मनक्का झील, मनक्का से होते हुए नीचे और अरब सागर से निकल करके यूरोप में जाने का रास्ता एकमात्र ही है। तो यहां वो अपने उन सभी जहाजों पर, भारत पर, चाइना पे और रशिया की मूवमेंट पे, और आपका देख रहे हो तमाम छोटे छोटे देश हैं, इन पे वो निगाह रख सकता था। शेख हसीना ने भारत का साथ दिया, भारत के हितों को ध्यान में रखते हुए अमेरिका से लड़ गई। भारत ने बांग्लादेश की सुरक्षा के लिए, बांग्लादेश के हितों के लिए अमेरिका की खिलाफी की। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए थे। क्यों? क्योंकि शेख हसीना के पिता जो थे शेख मुजीबुर रहमान, वो ये जानते थे कि अमेरिका जो है पाकिस्तान के सपोर्ट कर रहा है, और वो कहीं ना कहीं बांग्लादेश को बनने नहीं देगा, और भारत उसकी मदद कर रहा है। तो ये रूट्स जो हैं, ये जो खून का रिश्ता जो है, वो शेख हसीना का पहले से ही था। उनको पिताजी को भी ये पता था, और शेख हसीना को भी पता है कि अमेरिका जो चाह रहा है वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हित नहीं चाह रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ अपना हित चाह रहा है, और कहीं ना कहीं भारत का अहित भी इसमें लगा हुआ है। उसकी सरकार बेचारी गिर गई। मैं आप एक छोटा सा जिक्र कहीं ना कहीं से आया, 1991 में जब हेनरी किसिंजर जो था अमेरिका के विदेश मंत्री कहूंगा, वो भारत यात्रा पर आए थे। उस समय के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी, उनसे मिलने की इच्छा जाहिर की, और जब उनके जो पर्सनल सेक्रेटरी जाकर के उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे आपके हेनरी किसिंजर जो हैं वो मिलना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा मैं उससे नहीं मिलूंगा जो भारत देश के खिलाफ षड्यंत्र रचता हो। ये हेनरी किसिंजर जो है, ये वही है जो अमेरिका और चीन को नजदीक लाए थे, और अमेरिका ने चीन को इतना डेवलप किया। आपको पता है अमेरिका की बहुत सारी कंपनियां चाइना में लगी हुई थी। ये जब आंख दिखाने लगा तब वहां से निकल निकल के वो इंडिया में आना शिफ्ट हुआ है। ये हेनरी किसिंजर जो था, ये दोनों को साथ लाने का काम कर रहा था उस समय शीत युद्ध के दौरान, और ये कहीं ना कहीं इनको पनपने का जो अवसर दिया, चीन को इतना विकसित करने का जो काम किया था, वो हेनरी किसिंजर जो था, वो इनके बीच की कड़ी था। तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा चंद्रशेखर जी ने, जो मेरे देश के खिलाफ षड्यंत्र करता हूं, मैं ऐसे लोगों से नहीं मिलना चाहता हूं, जिनको फायदा उनसे हो वो मिल सकते हैं। ये देश प्रेम था चंद्रशेखर जी का। आज लोग जाकर के विदेशों में जाकर के देश की बुराइयां करते हैं। आज के नेता पाकिस्तान में जाकर के भारत में चुनाव में मदद मांगते हैं कि मोदी को हटाओ, हमारी सरकार आएगी तो पाकिस्तान से बात होगी।
बांग्लादेश के पत्रकार बहुत बड़े, उन्होंने आरोप लगाया है कि वहां की जो विपक्षी पार्टी है बीएनपी, उनसे जाकर के एक बड़े नेता कांग्रेस के वहां से मिलते हैं। ये सारी चीजें ऐसे नहीं हो रही हैं। बांग्लादेश ने, और विशेष रूप से आपको बता दूं, शेख हसीना भारत समर्थन में खड़ी थी, आज भी खड़ी है, लेकिन अमेरिका चाहकर भी बांग्लादेश में, ढाका में शेख हसीना को रोक नहीं पाया। जैसे उनके पिताजी के साथ, शेख साहब के साथ हुआ, वो बिल्कुल भी नहीं हो पाया, क्योंकि भारत की बढ़ती हुई ताकत का ही नतीजा है कि अमेरिका की आंखों में आंख डाल करके। आपको पता है क्या, पहले की सरकार अगर होती तो ये प्रेस रिलीज जो अमेरिका ने की थी और उन्होंने बांग्लादेश का बिल्कुल भी जिक्र नहीं किया, तो आपको लगता है कि कोई अफसर जाके भारत का और बांग्लादेश का जिक्र करता कि नहीं, अमेरिका गलत बोल रहा है, भारत के प्रधानमंत्री ने यह बात की है। अमेरिका का यह रुतबा था कि वहां से जो रिलीज होती थी प्रेस, उसी की भाषा यहां बोली जाती थी। आज सरकार और भारत इतना ताकतवर है कि आंखों में आंखें डाल करके अमेरिका के सामने कह रहा है कि हमने ये बात की। और बांग्लादेश और अमेरिका की ये हिम्मत नहीं हो रही कि शेख हसीना को, क्योंकि आपको पता है बांग्लादेश और भारत का प्रत्यार्पण संधि एक दूसरे से हो चुकी है, और वो एक दूसरे के जो जिन पर केस मुकदमे दर्ज हैं, जिनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं, उनकी मांग कर सकते हैं। और भारत ने की है, और भारत को कुछ लोगों को सौंपा भी गया था। शेख हसीना पर 3-4 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं हत्या के और इस तरह के षड्यंत्र के, उन पर एफआईआर हो चुकी है। लेकिन बांग्लादेश और अमेरिका की इतनी हिम्मत नहीं हो रही कि वो भारत से प्रत्यारोपण की मांग कर सके शेख हसीना की। और भारत भी इतना अड़ियल, मैं ये कहूंगा कि डटकर खड़ा है कि किसी भी कीमत पर ना झुकेगा ना अड़ेगा। छोटा सा एक उदाहरण देता हूं कि बांग्लादेश में एनटीपीसी जो पावर सप्लाई की बहुत बड़ी कंपनी है, और अडानी ग्रुप एक और है, 3 कंपनियां जो है बांग्लादेश में। झारखंड में कुछ अडानी का प्लांट लगा हुआ है, वहां से वो बांग्लादेश में पावर सप्लाई, बिजली की सप्लाई करते हैं। भारत सरकार ने सिर्फ इतना आदेश जारी किया था कि बांग्लादेश के हालातों को देखते हुए एनटीसीपी और जो 2 कंपनियां और हैं, इनका पैसा अगर फंस सकता है, उनको लगे कि हमारा पैसा फंस सकता है, तो आप अपनी पावर सप्लाई भारतीय पावर ग्रिड को सप्लाई कर सकते हो, बेच सकते हो। तो देश में एक ऐसा माहौल बनाया गया कि भारत सरकार ने बांग्लादेश की पावर कट कर दी, बांग्लादेश ने बिजली काट दी। मैं तो ये कर रहा हूं, क्या गलत कर दिया? बढ़िया, उनका खाना पानी और बंद करो। जो मेरे वहां हिंदू भाइयों के साथ वो दुष्कर्म कर रहे हैं, बहनों के साथ, बेटियों के साथ, उनका खाना पीना और बंद करो। मैं बता रहा हूं आपको, ये मानेंगे नहीं जब तक इनको जूते नहीं पड़ेंगे, ये लोग मानेंगे नहीं। और ये भारत सरकार, मैं ये कह रहा हूं, थोड़ा सा और सख्त हो, चूड़ियां इनकी और टाइट करे। थोड़ी सी टाइट की थी तो जो आपके फॉर्मर प्रधानमंत्री जो कार्यवाहक जो बन रहे हैं अंतरिम सरकार के, वो मंदिर में जाकर के और बोलते हैं कि हिंदुओं के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, माइनॉरिटी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, हम उनके हितों का ध्यान रखेंगे। उनको मंदिर में जाना पड़ा। ये भारत सरकार और भारत का दबदबा है। बड़ा मुद्दा यह है कि क्या बांग्लादेश के जो शेख हसीना की पार्टी है, उनको वहां चुनाव लड़ने का मौका दिया जाएगा? क्या उनकी जो विरोधी पार्टी है आवामी लीग, वो इनको लड़ने देगी? ये बड़ा मुद्दा है। और मैं ये कह रहा हूं, पूरा इनको ठोक करके पैसा दो पार्टी को और उनके नेताओं को कि जाकर के तगड़ा चुनाव लड़ें और लौट करके आए। क्यों हिचक रहे हो? क्या आपको नहीं पता दुनिया की बेहतरीन कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने क्या कहा? माइक्रोसॉफ्ट ने कहा कि चीन के एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इतने सारे टूल्स भारत में सेट कर रखे हैं कि आने वाली सरकार को प्रभावित कर सकें, 2024 के इलेक्शन को प्रभावित कर सकें, प्रधानमंत्री मोदी को वापस ना आने दिया जाए। लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि अमेरिका भी नहीं चाह रहा कि भारत में दोबारा से यही सरकार रिपीट करे, नरेंद्र मोदी भारत के तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। मैं बता रहा हूं आपको, क्योंकि आपको पता है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है कहां की, उनका ऑफिस कहां है, मुख्यालय कहां है, वो वहां की अमेरिका की बात नहीं बताएगा।
लेकिन उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि चाइना इस पूरे खेल में बहुत सारे इन्फ्लुएंसर जो हैं, यूट्यूब जो कॉन्टेंट क्रिएटर जो हैं, उनको पैसे दिए गए हैं। जो राठी बाटी कितने लोग डोल रहे हैं, कौन कौन है, नाम मैं किसी का ले नहीं सकता क्योंकि मुझ पर में मुकदमा हो जाएगा। बहुत सारे लोगों को पैसा दिया गया है भारत सरकार के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाने के लिए, लोगों को प्रभावित करने के लिए, वोटों को प्रभावित करने के लिए। तो क्या भारत नहीं कर सकता क्या? मैं तो ये कह रहा हूं, करो। वहां के बड़े बड़े राइटरों को लेख लिखने का पैसा दो, वहां के टीवी मीडिया चैनल को पैसा दो और उनकी पार्टी को चंदा दो। इतना चंदा दो बैक हैंड से कि उनके पास इतना पैसा आ जाए कि बांग्लादेश की जनता जो है ना, और बांग्लादेश के विरोधी जो पार्टी है, उनको समझ में आ जाए कि तुमने जो किया है, तुमने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है। आज वर्ल्ड बैंक से और IMF से एक एक मिलियन का कर्जा मांगते फिर रहे हो तुम, जो अभी पाकिस्तान से ज्यादा बड़ी इकोनॉमी उन्होंने 4.5 अरब डॉलर, मैं ये कहूंगा 450 मिलियन डॉलर की जो इकोनॉमी थी, आज उनको तहस-नहस कर दिया। बांग्लादेश की हिम्मत नहीं हो रही कि एक बार भारत सरकार को फोन कर दे कि हाँ जी बांग्लादेश वाले, हम मांग करते हैं कि आप शेख हसीना को वापस करो। 1 महीने से ज्यादा टाइम हो चुका है, मैं बता रहा हूं, 1 महीने से ज्यादा टाइम हो गया है। ना अमेरिका बोल सकता है, ना बांग्लादेश बोलेगा। यह है भारत के बढ़ते हुए आज के भारत की ताकत का अंदाजा लगाओ आप। यह है भारत की ताकत। लोग जाकर के अनाप शनाप बोल देते हैं भारत के खिलाफ और भारत की सरकार के खिलाफ। हमें वहां वापस चलिए, हमें सरकार बनाने दीजिए, हमारी मदद करिए। ऐसे नेताओं से सावधान रहना पड़ेगा जो देश विरोधी ताकतों से जाकर के मिलते हैं, अंधेरे में, रात के अंधेरे में मिलते हैं। कभी चाइना से मिलते हैं, कभी पाकिस्तान के नेताओं से मिलते हैं कि प्रधानमंत्री को हटाओ। भारत में तख्ता पलटी का पूरा प्रोग्राम, कोशिशें होती हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं भारत एक बहुत बड़ा देश है, डेमोक्रेटिक देश है, उनकी साजिशें नहीं होती है। मैंने आपको बताया शाहीन बाग हुआ, और भी होंगे। किसान आंदोलन के पीछे क्या ताकतें थी आपको नहीं पता? यहां की राजनीतिक पार्टियां पीछे से सपोर्ट कर रही थी, चंदा दे रही थी, विदेशी ताकतें चंदा दे रही थी। लेकिन अब वो भारत नहीं है जो पहले था। भारत बदल गया है, आज पहले से ज्यादा ताकतवर है, पहले से ज्यादा ताकत रखता है, पहले से ज्यादा मजबूती से खड़ा हुआ है। जिसको जो करना है वो खाड़ लो। ऐसी जानकारी के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से। तब तक के नमस्कार।